गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट के गेमिंग जोन में लगी आग की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। वहीं डीएनए सैंपलिंग के जरिए मृतकों की पहचान की जा रही है। गुजरात के गेमिंग जोन में हुए हादसे का नया सीसीटीवी सामने आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे गेमिंग जोन को अपनी चपेट में लिया था। इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। थोड़ी देर तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन लोग बेफिक्र होकर वहां से निकल रहे थे, लेकिन देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। इस अग्निकांड में 9 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हम खबरें पढ़कर हैरान हैं। वहीं शवों का डीएनए टेस्ट जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीती रात 8 बजे के बाद परिवार और शव के डीएनए मिलान की जाँच शुरू हुई है। शव और परिवार के सदस्यों का डीएनए टेस्ट आज दोपहर तक पूरा हो जाएगा। जैसे ही डीएनए टेस्ट पूरा हो जाएगा, टेस्ट के नतीजे राजकोट भेज दिए जाएंगे। हादसे की जांच के लिए गुजरात सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, जो 72 घंटे में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया है। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर अग्निकांड में अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने अस्पताल में आग लगने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में लगी आग के पीछे लापरवाही बताई जा रही है। बेबी केयर सेंटर को केवल 5 बेड की ही मंजूरी मिली थी, लेकिन अस्पताल ने 2 गुने बेड लगाए हुए थे। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि बेबी केयर सेंटर अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। बेबी केयर सेंटर में आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे, अंदर आने और बाहर जाने का सही इंतजाम नहीं था, कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। इतना ही नहीं, बीएएमएस डॉक्टरों को ड्यूटी पर लगाया गया था, जो कि बच्चों की केयर करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं थे। लापरवाही की एक अति, उससे भी ज्यादा जिसको आप कह सकते हैं, वो उभर के सामने आई है। दिल्ली सरकार ने बेबी केयर सेंटर को जो लाइसेंस जारी किया था, वो भी 31 मार्च 2024 को ही एक्सपायर हो गया था। लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद सिर्फ 5 बेड की ही मंजूरी थी, लेकिन हादसे के वक्त 12 बच्चे भर्ती थे। हॉस्पिटल की जो एनओसी है वो भी 31 मार्च को खत्म हो गई थी और हॉस्पिटल को 5 बेड तक की परमिशन थी, लेकिन उन्होंने 10 से ज्यादा बेड उसमें लगाए हुए थे। और देखिए, लोकसभा के 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। अब 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग की जाएगी। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर करारा प्रहार किया है। पीएम ने कहा, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए विपक्ष संविधान बदल देगा। 7वें चरण के चुनाव में सियासी वार पलटवार जारी है। पीएम मोदी ने यूपी के मिर्जापुर में इंडिया गठबंधन पर करारा हमला बोला। मोदी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को खुश करने के लिए इंडिया गठबंधन के लोग अपने हिसाब से संविधान लिखना चाहते हैं। पीएम ने कहा, 6ठे चरण के मतदान ने इंडिया गठबंधन के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब 7वें चरण में इंडी वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, और इसलिए ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। वहीं पंजाब के पटियाला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि जनता बीजेपी से ऊब चुकी है। रोजगार देने के नाम पर मोदी सरकार नाकाम रही। जनता अब ऊब चुकी है भाजपा की राजनीति से, और कांग्रेस पार्टी को समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी सच्चे दिल से हमारे नेता काम करना चाहते हैं। 2024 के चुनाव में अब सारा फोकस 7वें चरण पर है। 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। वाराणसी में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े नेता जुटे हुए हैं। 7वें चरण के मतदान के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज काशी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 3:30 पर वाराणसी के गोसाईपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। एनडीए के दर्जनों मंत्री समेत सांसद विधायक वाराणसी में चुनाव प्रचार के लिए जुटे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को ही वाराणसी पहुंच गए। जयशंकर ने कहा कि भारत का उत्थान मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार बनेगी, तीसरी बार बनेगी। 28 मई को वाराणसी के गंगापुर में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली है। यहाँ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। 1 जून को आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान है।
और आइए अब बात करते हैं पीओके की, क्योंकि यहां पर आज फिर हड़ताल का ऐलान किया गया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पूरे पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध की बात कही है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आज सबसे बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। पूरे पीओके को आज शहबाज सरकार के खिलाफ बंद रखा जाएगा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बंद का ऐलान किया है और साफ किया है कि जब तक उनकी 8 मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक मोर्चा जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तानी सेना बंदूक के साथ मजहबी फतवों का भी सहारा ले रही है। पीओके के कोटली में रिजवी की सभा आयोजित की गई है, जिसको पीछे से पाक सेना का भी समर्थन हासिल है। पीओके में बढ़ती महंगाई के चलते सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। करीब 10 दिनों तक लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कई मासूमों की जान चली गई, वहीं दर्जनों लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान की फौज बीते कई दिनों से इस आंदोलन को दबाने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन पीओके में इस्लामाबाद हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और पीओके की जनता पाकिस्तान से आजादी मांग रही है। चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तट से टकरा गया है। मौसम विभाग ने मेघालय के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मेघालय में आज और कल भारी बारिश की आशंका है। चक्रवाती रेमल तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तट से टकरा गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव प्रणाली चक्रवाती तूफान रेमल में तब्दील हो गया है। वहीं कोलकाता में रेमल का असर देखा जा रहा है, जहां लगातार तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। एनडीआरएफ के 14 टीमों को पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट आज सुबह 9 बजे तक के लिए बंद किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेमल तूफान को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जनता से घर में रहने की अपील की है। दीघा समेत कई जगह माइक के जरिए लोगों को समंदर के किनारे जाने से मना किया जा रहा है। ओमान ने इस साइक्लोन का नाम रेमल रखा है। कमजोर साइक्लोन होने की वजह से ज्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है। समुद्र तट से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ गया है, जिसके बाद नुकसान की आशंका कम हो गई है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ देश के बड़े हिस्से में इस वक्त प्रचंड गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के कई शहरों में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच गया। भीषण गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मई में गर्मी का टॉर्चर जारी है। प्रचंड गर्मी से पूरा उत्तर भारत परेशान है। राजस्थान में कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच गया है। रविवार को 24 घंटों में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान फलौदी में दर्ज हुआ। फलौदी में तापमान 51 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 3 दिन तक राजस्थान में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी प्रचंड हो रही है। दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुग्राम में तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मध्य प्रदेश के सतना में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रविवार को यहां तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। दोपहर होते ही सड़कों पर लोग कम ही नजर आते हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में ही रहने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी से परेशान उत्तर भारत के लोगों को फिलहाल अगले 2 से 3 दिन तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। यूपी के फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ पर सैकड़ों डिब्बे दवाइयां सड़क के किनारे पड़ी मिली। फर्रुखाबाद में सरकारी अस्पताल की दवाइयों के सड़क पर मिलने से हड़कंप मच गया। नवाबगंज इलाके में डॉक्सीसाइक्लिन दवाई के डिब्बे सड़क किनारे पड़े मिले। 1-2 नहीं, यहाँ सैकड़ों डिब्बे सड़क के किनारे फेंके मिले। सड़क किनारे पड़े एंटीबायोटिक कैप्सूल पर 2025 का एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, यानी ये कैप्सूल एक्सपायर नहीं है। सड़क किनारे दवाइयों की खबर जब स्वास्थ्य विभाग को मिली तो आनन फानन में इन दवाइयों को इकट्ठा कराकर CHC नवाबगंज को सुपुर्द कर दिया गया। सरकारी अस्पताल में आपूर्ति होने वाली दवाइयों के सड़क किनारे मिलने से इसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। एक और दवाइयां जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पाती, वहीं सड़क किनारे इतनी दवाइयों का मिलना हैरान करने वाला है। स्वास्थ्य विभाग से अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है, ये दवाइयां सड़क किनारे कैसे आई। इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही है? फिलहाल जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की निर्मम हत्या के बाद अब भारत और बांग्लादेश की जो जांच एजेंसियां हैं एक साथ मिलकर हत्याकांड से जुड़ी कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। बांग्लादेशी जासूसी टीम भी सबूत जुटाने के लिए भारत पहुंच गई है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। जहां कोलकाता में जांच एजेंसी बांग्लादेश के सांसद की लाश के टुकड़ों को ढूंढ रही है, तो वहीं बांग्लादेश की जांच एजेंसी भी भारत आ गई है। इन्हें भी अपने देश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की जघन्य हत्याकांड के राज से जुड़े एक सबूतों की तलाश है। इस बीच कसाई जिहाद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उस दिन आरोपी ने 4 बोतल शराब पी थी ताकि इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया जा सके। दोपहर में सांसद की हत्या करने के बाद रात को बाथरूम में शव को लेकर आया, जहां प्लास्टिक बिछाकर और शराब पीते पीते सांसद के शरीर के टुकड़े करता रहा। उस रात वो सांसद के शव को इतनी बारीकी से टुकड़े कर रहा था जैसे कीमा बना रहा हो। यही नहीं, शव को ठिकाने लगाने के लिए रुई का भी इस्तेमाल किया गया ताकि खून को साफ किया जा सके। खून के निशान ना रहे, इसके लिए एसिड से फ्लोर को अच्छे से साफ किया। बांग्लादेश के सांसद की लाश के टुकड़े अभी भी पूरी तरह से बरामद नहीं हो पाए हैं। जांच एजेंसी अभी भी उनके शरीर के टुकड़ों की तलाश कर रही है। कोलकाता ने आईपीएल 2024 के फाइनल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने शानदार जीत दर्ज की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। कोलकाता इस लीग में तीसरी बार चैंपियन बनी है। रविवार को खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। केकेआर ने शानदार गेंदबाजी कर हैदराबाद को 18.3 ओवर में ही 113 रन पर ऑल आउट कर दिया। हैदराबाद की ओर से कप्तान पैट कमिंस ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए, वहीं एडन मार्करम ने 20 रन की पारी खेली। शानदार खेल की बदौलत जहां केकेआर ने आईपीएल का मुकाबला जीत लिया, वहीं आईपीएल फाइनल का ये सबसे कम स्कोर है। कोलकाता ने 10.3 ओवर में 2 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। चेपॉक स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10 साल बाद खिताब जीता है। पिछली बार कोलकाता 2014 में चैंपियन बनी थी। जी न्यूज़।